बच्चों, ये वीडियो इवैल्यूएशन पर आधारित है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के समय आपसे क्या क्या प्रश्न किए जा सकते हैं। लेकिन विषय पर आने से पहले आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है, ताकि पहली और बेसिक गलती जो ज़्यादातर आप लोग करते हैं वो ना करें। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एक अनोखा प्रयास है जिसमें 10 से 17 वर्ष के बच्चे किसी स्थानीय समस्या का चयन करते हैं, समस्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, परिकल्पना गढ़ते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, प्रयोग, सर्वेक्षण व अवलोकन विधि से यानी एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं यानी एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं, समस्या को सिद्ध करते हैं, व समस्या के संभावित समाधान प्रस्तुत करते हैं तथा समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब आप ये जान ही गए हैं कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता नहीं है, ये भाषण प्रतियोगिता नहीं है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है, ये निबंध लेखन प्रतियोगिता नहीं है। तो आपको ना तो मॉडल बनाना है, ना ही भाषण तैयार करना है और ना ही निबंध लिखना है। अब जानते हैं कि आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी इवैल्यूएशन के समय क्या क्या तथ्य या क्या क्या चीज़ें आपके प्रोजेक्ट्स में देखी जाती हैं। सबसे पहले आप जान लें कि 3 चीज़ें आपको तैयार करनी है जो इवैल्यूएशन के समय देखी जाएंगी। पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा ओरल प्रेजेंटेशन। आप सभी इन तीनों को इसी क्रम में बनाएं, यानी पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर चार्ट्स बनाने हैं और फिर ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करना है। इन 4 चार्ट्स के आधार पर तीनों पर आपको बराबर कार्य करना है। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं बच्चों, क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड या शोध पर आधारित कार्यक्रम है। इसलिए आप ये जान लें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट व चार्ट विज्ञान विधि पर आधारित होने चाहिए। इन्हें बहुत सजाने की, फूल पत्तियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को A4 साइज़ पेपर यानी फ़ोटो स्टेट का जो पेपर होता है उसी के आकार के पेपर पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी सजाने की, फूल पत्तियां बनाने की, रंगने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर वर्ग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 20 से 25 पेजेस की होनी चाहिए तथा सीनियर वर्ग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 से 30 पेज की होनी चाहिए। चार्ट्स की संख्या 4 होनी चाहिए। चार्ट्स पर सूचनाओं का क्रम ठीक होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या को प्रस्तावना में समस्या के बारे में लिखने से लेकर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या के समाधान प्रस्तुत होने तक सेम क्रम होना चाहिए। ओरल प्रेजेंटेशन में भी सूचनाओं का क्रम ठीक होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसी क्रम में आपको दोनों चीज़ें प्रस्तुत करना है। अब जानते हैं कि इवैल्यूएशन के समय आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके लिए आपको इवैल्यूएशन शीट से परिचित होना चाहिए, यानी ये शीट्स इवैल्यूएटर्स के पास होती है, ये इवैल्यूएटर्स को दी जाएगी। इवैल्यूएटर्स आपके प्रेजेंटेशन के दौरान इन चीज़ों को देखेंगे। इसमें कुल 20 हेडिंग्स हैं, 20 पैरामीटर्स हैं जिन पर आपका ओरल प्रेजेंटेशन, चार्ट प्रेजेंटेशन या रिटन रिपोर्ट का मूल्यांकन होता है। पहला पैरामीटर है कवर पेज फॉर्मेट, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इवैल्यूएशन हो रहा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज देखा जाता है, उसका प्रारूप सही है या नहीं। यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज से तात्पर्य ये है कि कवर पेज पर आपके इंट्रोडक्शन के अलावा 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। पहला फोकल थीम, दूसरा सब थीम, तीसरा प्रोजेक्ट टाइटल। आपको इन तीनों में अंतर बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए। इस वर्ष का फोकल थीम क्या है,
आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है और वो प्रोजेक्ट टाइटल किस थीम के साथ किस सब थीम के अंतर्गत आना चाहिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर है प्रोजेक्ट टाइटल रिलेटेड टू लोकल एरिया प्रॉब्लम, यानी परियोजना का शीर्षक या विषय स्थानीय समस्या को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं। इसके लिए आप मेरे चैनल के अन्य वीडियोस के माध्यम से ये जान चुके हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल कैसे फ्रेम किया जाता है, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइटल का मतलब है कि आपको परियोजना विषय लिखना है और उसमें दो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। आपने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है वो हाईलाइट होनी चाहिए और आपका वर्किंग एरिया हाईलाइट होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट सब थीम, यानी आप बच्चों ने उप विषय का चयन ठीक से किया है, यानी बच्चों को जानकारी है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइटल जो है किस सब थीम के साथ आना चाहिए। इसके नंबर हैं। चौथा पैरामीटर है ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, यानी जो विचार, जो आइडियाज़, जो कॉन्सेप्ट जनरली यूज़ हो रहे हैं या पहले से लोग उन पर काम कर चुके हैं या फिर हम लोग नेट से देख लेते हैं, उनसे नेट पे सर्च करते हैं, वो आइडियाज़ आपके ओरिजिनल आइडिया नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई चीज़ खोजें और बिल्कुल नया करें। जो चीज़ पहले से अवेलेबल है उसे अलग ढंग से आपने अपनी परियोजना में, आपने अपने प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया, इसको कहते हैं ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट। इस पर आपको ध्यान देना होगा। फिफ्थ पॉइंट है, पैरामीटर है समरी फॉर्मेट इज़ करेक्ट। समरी का एक निर्धारित फॉर्मेट है, वो आपने अन्य वीडियो में भी देखा है। उन वीडियो के माध्यम से आप समरी के फॉर्मेट को भी देख लें। सारांश निर्धारित प्रारूप पर है या नहीं ये देखा जाता है, आपने सही से लिखा है या नहीं ये चेक होगा। साइट मैप या कहें कार्यक्षेत्र का नज़री नक्शा, ये जियोग्राफिकली करेक्ट होना चाहिए, दिशाएं सही होनी चाहिए, सिंबल सही होने चाहिए। आपको सीखना चाहिए, ज्योग्राफी के टीचर्स की मदद लेनी चाहिए या जो भी सक्षम व्यक्ति हो उसकी मदद से आपने सीखा, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इसे शामिल किया है, आपको इसे चार्ट में शामिल किया है आपने इसे, और अब आप ओरल प्रेजेंटेशन में भी इसे बताएंगे कि ये आपका कार्य क्षेत्र है, उसका ये नज़री नक्शा है। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, ये सेवन्थ पैरामीटर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर बच्चे यही एक सामान्य गलती कर रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस करने लगते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, वो बातें करते हैं वर्ल्ड लेवल की, जबकि टोटल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो लोकल एरिया प्रॉब्लम पर आधारित है। यानी आपके गली की समस्या, आपके मोहल्ले की समस्या, आपके शहर की समस्या, और आप शुरुआत करते हैं कि विश्व में ऐसा हो रहा है। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है आपने जो समस्या चुनी है उसको इंट्रोड्यूस करना है, आपको प्रस्तावना में समस्या को प्रदर्शित करना है। तो ये आप इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देख लें, चार्ट में देख लें, और ओरल प्रेजेंटेशन में जो आप बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें, सीमित शब्दों में बताएं और अपनी सिर्फ समस्या को बताएं जो आपने अपने क्षेत्र में चिन्हित की है। रीज़न ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या चुनने का कारण, क्यों चुना जिस पर आप काम करने जा रहे हैं, इसे सही से लिखिए। हाइपोथेसिस फ्रेम्ड प्रॉपरली, बहुत सारे वर्कशॉप्स में भी ये सिखाने का प्रयास किया। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि परिकल्पना कैसे गढ़ना है, परिकल्पना कैसे बनानी है, कैसे लिखना है। लेकिन फिर भी अधिकांश प्रोजेक्ट्स में ये सही नहीं है। फिर से वीडियो देख लें, फिर से सीख लें। नहीं आता है तो बड़ों से बात करें। हाइपोथेसिस का मतलब है समस्या के जो भी संभावित कारण हैं, यानी कोई समस्या है, वो समस्या किसी कारण से है, हो सकती है, उस कारण का आप अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे घर पे बात करते हैं कि ये समस्या इस कारण से हो सकती है,
इसी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको आप पॉइंट वाइज लिखिए कि इस समस्या इस कारण से हो रही होगी या होती है, ऐसे लिखिए आप परिकल्पना में। 10th पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य फ्रेम करने। अब आप उद्देश्य में लिख रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम इस समस्या का समाधान लिखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स वो, यानी वो जो कारण आपने हाइपोथेसिस में अंदाज़ा लगाए हैं, उन कारणों को, आप उन कारणों को सिद्ध करने के लिए कि इस समस्या का यही कारण है, इसे प्रूफ करने के लिए जो आप डेटा इकट्ठा करेंगे, वो आपका उद्देश्य है एक्चुअली। यानी ऑब्जेक्टिव्स में आपको लिखना है कि हम ये करने जा रहे हैं या ये करेंगे। यानी जैसे सपोज़ एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँ कि अगर हमारे क्षेत्र में ज़मीन का पानी यानी वाटर टेबल गिरता जा रहा है, तो हमने उसका अंदाज़ा लगाया कि इस समय वर्षा जो है, रेन जो है वो कम पड़ रहा है, वर्षा कम हो रही है, ये कारण हो सकता है। तो इस कारण के आधार पर अब आपका उद्देश्य होगा कि हम पूरे महीने कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, हम उससे संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे। ये आपका उद्देश्य हुआ। यानी समस्या के संभावित कारण और फिर उन कारणों को प्रूफ करने के लिए जो आंकड़े एकत्र करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, वो किस किस चीज़ का डेटा इकट्ठा करोगे, उसे आपको ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है। वो सही से लिखा है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। मेथडोलॉजी एडेप्टेड। अब जैसे आपने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया कि हम पूरे महीने, पूरे सीज़न कितनी बारिश हुई, उसे सेंटीमीटर में रिकॉर्ड करेंगे। अब मेथडोलॉजी में लिखना है कि कैसे करोगे। यानी मेथडोलॉजी में आपको उस हर ऑब्जेक्टिव का प्रोसीजर लिखना है, हर एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखना है मेथडोलॉजी में। ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि पर आधारित होना चाहिए एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे, क्योंकि साइंटिफिकली वैलिड होना इसका ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपने इसे खुद परफॉर्म किया, जाके परफॉर्म किया, कितना प्रयास किया। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये साइंटिफिकली वैलिड हो। तो आपको वही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने जो साइंटिफिकली वैलिड हों, इसकी जांच की जाती है। एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन साइंटिफिकली वैलिड हैं या नहीं, ये या फिर ये चेक करा जाएगा। और ये भी चेक किया जाएगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट, सर्वे और ऑब्जर्वेशन आपने किए हैं, उनके बेसिस पर उस प्रॉब्लम को प्रूफ किया जा रहा है, हो पा रही है या नहीं, किया जा रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ आपने जो भी प्रयोग, सर्वेक्षण और अवलोकन किए हैं, उनके आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। और ये जो भी एक्सपेरिमेंट, सर्वे और ऑब्जर्वेशन किए हैं, ये पर्याप्त हैं या नहीं, या अभी और कुछ भी किया जाना चाहिए। एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डिपिक्टेड बाय द एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी जो भी समस्या आपके क्षेत्र की थी, उसका समाधान आंकड़ों के विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद निकल के आ रहा है या नहीं। यानी आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस हुआ और उसके एनालिसिस की बेसिस पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। अगर एक ही समाधान निकल रहा है आंकड़ों के विश्लेषण के बाद, तो एक ही लिखिए। अनावश्यक बहुत सारे समाधान लिखने की आवश्यकता नहीं है। पता चला कि जो समाधान आपने लिखा है वो आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वो समाधान नहीं हो सकता, तो ये आपके लिए नकारात्मक होगा। इसलिए सिर्फ वही लिखें जो आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता हो। रिजल्ट, कंक्लूजन, यानी परिणाम व निष्कर्ष। आंकड़े एकत्र किए, उनका विश्लेषण किया और उनके आधार पर जो भी रिजल्ट मिला उसे पॉइंट वाइज लिखना है, और किस निष्कर्ष पर आप पहुँचे उसे भी पॉइंट वाइज लिखना है। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आपको समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। फिर इसके बाद 16th पैरामीटर है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है संदर्भ, यानी जो डेटा आपका है, यानी जो आपने परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, वो उससे जो डेटा मिला वो प्राइमरी डेटा है, वो आपका डेटा है।
लेकिन कुछ ऐसा भी डेटा हो सकता है जो हमने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हमने उसे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल किया है। वो किसी और का डेटा है, किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसके डेटा का इस्तेमाल किया, तो उनका संदर्भ, उनका रेफरेंस हमें पॉइंट वाइज लिखना है। वेबसाइट्स का एड्रेस लिखना है जहाँ से हमने सूचनाएं इकट्ठा की, किताबें बतानी है कि ये चीज़ वहाँ से हमने इकट्ठा की। तो इसे पॉइंट वाइज लिखें। रेफरेंसेस भी सही होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। इनक्लोजर्स को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं बेटा। आप लोग जो है इनक्लोजर्स के लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें फ़ोटोग्राफ्स आ सकते हैं, इसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स आ सकती हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी संख्या होनी चाहिए 2-4, जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये कार्य आपने समूह में किया है, इट्स अ टीम वर्क, और आपने ये काम क्षेत्र में जाकर खुद किया है। ये दर्शाने के लिए पर्याप्त हो। इनक्लोजर्स का बस इतना रोल है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, यानी तथ्यों की समझ है या नहीं बच्चों को, जो हम पूछ रहे हैं वो बता पा रहे हैं या नहीं, इस पर भी आपका मूल्यांकन होगा। ओरल प्रेजेंटेशन यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का ढंग, आपका सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब ओरल प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। आप चार्ट्स का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं, ये आपके ओरल प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। ये इस पर भी आपका मूल्यांकन आपको किया जाएगा। चार्ट फॉर्मेट, यानी 4 चार्ट्स बताए गए हैं। इस चैनल के अन्य वीडियो के माध्यम से उन 4 चार्ट्स का फॉर्मेट भी शेयर किया गया, आपको समझाया गया है। आपने उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए 4 चार्ट्स, और उसी सीक्वेंस में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन का प्रस्तुतिकरण या मौखिक प्रस्तुतिकरण कीजिए। तो आप बच्चों ये जान लीजिए कि ये पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन होना है। इन पैरामीटर्स को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप का स्वयं मूल्यांकन कर लीजिए। चाहे आप किसी भी लेवल पर प्रतिभाग कर रहे हों, इस समय आपको स्टेट लेवल का ओरल प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप चयनित होते हैं तो फिर इसके बाद आपको नेशनल लेवल पर जाकर प्रेजेंटेशन देना है। उनका फॉर्मेट सभी जगह यही है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। इन्हीं तथ्यों की जांच की जाती है। तो अगर आपके प्रेजेंटेशन में ये सारे पैरामीटर शामिल हैं तो आपसे उतने ही कम प्रश्न होंगे, और यदि ये पैरामीटर या तो नहीं हैं या गलत हैं तो फिर आपसे उन्हीं तथ्यों पर सवाल किए जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में हाइपोथेसिस गलत है या हाइपोथेसिस सही से फ्रेम नहीं की है, तो ये सवाल किया जाएगा कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में क्या हाइपोथेसिस थी, क्या हाइपोथेसिस आपने की सही। फिर उस आपके क्वेश्चंस जो हैं इसी की बेसिस पर शुरू हो जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, मेथडोलॉजी क्या आपने अपनाई। या तो आप बता दें, नहीं तो फिर आपसे पूछा जाएगा। तो ये ओरल प्रेजेंटेशन का सारा हिस्सा है। इस ओरल प्रेजेंटेशन में आप लोग बहुत बेहतर करेंगे, यानी इवैल्यूएशन शीट को पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसकी बेसिस पर अपना मूल्यांकन खुद कर लीजिए कि आपने सब प्रॉपरली तैयार कर लिया है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपका ओरल प्रेजेंटेशन बहुत ही प्रभावी होगा। इस चैनल से रिलेटेड अन्य वीडियोस या नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इसमें शेयर हो तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में एक अच्छे प्रतिभागी की तरह इस बार प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपके ओरल प्रेजेंटेशन के लिए स्टेट लेवल पर। थैंक यू वेरी मच।